सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हाल ठीक है, और ये तो बहुत ही हैपनिंग हफ्ता था, बहुत बड़ी बड़ी खबरें हुई हैं, तो हमें फ़ौरन डाइव इन करना चाहिए। सर डाइव इन कर लेते हैं। सबसे पहले तो सर हम बात ये कर लेते हैं कि लास्ट वीक DGISP साहब की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम साफ़ी भी मौजूद थे और ये नहीं था पता कि एग्जैक्टली उसके अंदर मामलात जो हैं वो क्या डिस्कस होने को जा रहे हैं, लेकिन उसका फिर जो पॉइंट था सारा वो समझ आ गया कि एक तो डायरेक्टली इंडिकेट किया गया कि जो PTI क्वार्टर से बयानबाजी हुई उसके जवाब में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि ज़ाहिर है जो बानी PTI के ऑफिशियल ट्विटर से जो उन्होंने एक लंबा चौड़ा मजमून लिखा उसके अंदर उन्होंने तनकीद की बहुत ज़्यादा फ़ौज के ऊपर भी और दीगर इदारों के ऊपर भी, और ज़ाहिर है उसका एक जवाब जो था वो फिर फ़ौज हक़ रखती है उसका जवाब देने का, तो वो जवाब भी बड़े एक उसी अंदाज़ में था जिस अंदाज़ में बानी PTI ने बयान लिखा। तो वो हुआ लास्ट वीक के अंदर। उसके बाद से ये भी बातें चल रही थी कई महीनों से कि जो जनरल फैज़ हैं और उनके ऊपर भी एक जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो जारी हैं, और वो जारी हैं तकरीबन 15 महीनों से। मेरे ख्याल में अगस्त 2024 से ये मामला जो हैं चल रहे हैं, तो उसका भी एक रिज़ल्ट जो है, एक फ़ैसला जो है वो आ गया है। 4 बेसिक जो उसके अंदर बातें हैं, चार्जेज़ हैं, वो लगाए गए हैं। सबसे पहले जो है इंगेजिंग इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, सियासी मामलात के अंदर ख़ुद दखलंदाजी देना, वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, डेट्रीमेंटल टू सेफ्टी एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जो अगर आप एक थ्रेट बन जाए वो वाली बात है। मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी है उसके अंदर सर, और गवर्नमेंट मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट रिसोर्स का इस्तेमाल, और उसके अलावा कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस टू पर्सनस, यानी कि आम जो शहरी हैं उनको आपने किसी किस्म का नुकसान पहुँचाया है अपने पावर और रैंक को इस्तेमाल करके। इन चार्जेस के ऊपर सर उनको 11 तारीख को सुना दी गई 14 साल की बामुशक्कत जेल, और ज़ाहिर है इसकी फिर एक अपैलेट प्रोसीजर होता है। वो भी जो ASP साहब का बयान था कि वो हक़ ये भी रखते हैं जनरल फैज़ जो है कि जो रेलेवेंट अपैलेट इसके अंदर कोर्ट है उसके ऊपर वो अपील कर सकते हैं इस फ़ैसले को। फ़ैसला जो है वो बड़ा टाइम लेके किया गया, इसके अंदर प्रोसीडिंग्स जो थी वो चलती रहीं, और लेकिन एक ये चीज़ ज़रूर है सर कि ऐसे मामलात हमें इस मुल्क में देखने को बड़े कम मिले हैं कि एक लेफ्टिनेंट जनरल जो है उनके ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स चली हो, ये तो हुआ होगा, लेकिन उसके रिजल्टेंटली कि एक उसका फ़ैसला भी आया है, 14 साल जेल भी उसके अंदर आई है, और ना सिर्फ ये बल्कि अभी जो कुछ केसेस हैं वो रहते हैं, जो 9 मई वाले मामलात हैं वो इसके साथ चल रहे हैं और चलेंगे, और उनका फ़ैसला जो अभी तक आया नहीं। तो जनरल फैज़ के इर्द गिर्द जो एक क्या कहना चाहिए प्रॉब्लम्स का पहाड़ है वो अभी पूरी तरह से गिरा नहीं है उनके ऊपर। ये तो इसका एक हिस्सा है जिसका बयान हमें SPR से मिला। अभी जो 9 मई के बाकायदा केसेस हैं और उसके अंदर उनकी आया कोई मुदाखलत थी, वो सारे मामला जो पेश है, और उसके बाद उनकी क्या सज़ाएँ होंगी ये भी आगे आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। और इससे आप देख लें कि फ़ौज की जो एक पॉलिसी है, देखें ये तो एक ये मामला जो था क्योंकि एक फ़ौजी का था, एक तो वो फ़ौज ने अपने अंदर से इसका जो भी एहतसाब कह लें उसको, या जो भी इसका फ़ैसला था उन्होंने ख़ुद करना था। लेकिन आप देख लें जो उनके मामलात हैं जिसमें उन पर तनकीद हो रही है फ्रॉम अ सिविलियन पॉलिटिकल पार्टी, उसके ऊपर भी उन्होंने अपना जो स्टांस है वो बड़ा फर्म रखा कि जी आप इस तरह चीज़ें नहीं कर सकते, जिस चीज़ को हम समझते भी हैं कि कोई भी इदारा जो है, ख़ास तौर पे फ़ौज जैसा इदारा जो है उसके ऊपर इस तरह खुली तनकीद जो है उसकी बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं उसके बाद से। एंड अगेन जो PTI वाली बात थी हमने लास्ट वीक कर ली थी, लेकिन मैं लिंक सिर्फ इन दोनों को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको एक थोड़ा सा नज़र आएगा कि उनका जो रवैया है और वो सारा चीज़ जो आगे लेके जा रही हैं वो इस वक्त मूड में आए हुए हैं कि हम जो हैं एक गवर्नमेंट का सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट काम कर रही है, उस गवर्नमेंट को काम करने दिया जाए, डिस्ट्रैक्शंस ना हो, और जो पुरानी मामलात जो हैं उनको टंगा भी ना रखा जाए कि जी चल रहा है। आई थिंक वो थोड़ा सा क्लीन स्लेट पॉलिसी के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को और मुल्क को सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले कि वो तरक्की करें। जी सर बिल्कुल, ये जो टाइमिंग है ना, ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी
पीटीआई के क्वार्टर से भी हो रही थी कि जी पीटीआई के जो लोग 9 मई में मुलव्वस थे या उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा जो है वो बेजा तनकीद कर रहे हैं, उनको तो आहनी हाथों से निपटा जा रहा है, लेकिन जो इदारे के अपने लोग थे उनको उनके ख़िलाफ़ फैसले नहीं आ रहे। तो इसलिए ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो जिस तरह से आपने कहा एक क्लीन स्लेट पॉलिसी कि उन्होंने कहा कि जी नहीं, वो चाहे किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे इदारे के अपने लोग हों, अब जो है वो टाइम आ गया है कि सज़ा सबको दी जाएगी। सो इस लिहाज से ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट थी। इसी में फिर आप ये देखें कि हालांकि वो उनका ताल्लुक़ जो है वो इस किसी चीज़ से नहीं है। रजब भट्ट और जो एक और वापस आए हैं वीलॉगर, नानी वाला समथिंग उनका नाम है, तो वो जाहिर है एक के ऊपर जो है वो तो 295 का मुकदमा चल रहा है, दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली वही मुकदमा है जो कि डकी भाई के ऊपर है, लेकिन उनमें से एक का वीज़ा कैंसिल हुआ इंग्लैंड में और दूसरे का बकौल उनके वीज़ा कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन उनको बरतानिया की इंतज़ामिया ने बताया कि जी आप ऐसा कीजिए कि आप वापस जाके तो अपने केसेस से निपट लीजिए और जब वो क्लियर हो जाएंगे तो फिर आप वापस आ जाइएगा। डिपोर्टेशन नहीं थी उस तरह से, ये डिपोर्टेशन नहीं थी, लेकिन बहरहाल वहाँ पर यूके इंतज़ामिया का कहना कि आप अब चले जाएं तो जब क्लियर हो जाएंगे तो वापस आ जाएं, इसका मतलब है कि यहाँ से सरकार ने उनसे रब्ता किया और उन्होंने आगे से कंप्लाई किया। सो दिस इज़ अ बिग मैसेज कि अगर इनके केसेस में ये हो सकता है तो फिर किसी के केसेस में भी वो दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। बरतानिया को हमारे से काम होते हैं, हमें बरतानिया से काम होते हैं, हम उनकी इस तरह की जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें कंप्लाई करते हैं। तो शायद अब वो कह रहे हैं कि ठीक है, पाकिस्तान को भी अगर ज़रूरत होगी तो हम भी कंप्लाई करेंगे। सो बुनियादी बात है कि आपने क्योंकि शुरू की ना प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया था, एक ये कहा गया था कि सज़ाएँ होंगी, दूसरा ये कहा गया था कि एक्स्ट्राडाइट किया करेंगे हम। तो वो दोनों चीज़ें अब आपको होती नज़र आ रही है। बिल्कुल। तीसरा आपने इसका जिक्र किया 9 मई का। सो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अभी तक जो सज़ाएँ हुई हैं, मतलब अगेन ये बहुत क्लैरिटी तो हमारे पास नहीं है क्योंकि मिलिट्री अदालत में ये ट्रायल हुआ है। तो अब इसमें से जो आपने चौथा पॉइंट किसी आम शख्स या जो है इदारे कंपनी को नुकसान पहुंचाना, तो ये तो मेरे ख्याल रॉन्गफुल लॉस टू पर्सन्स, रॉन्गफुल लॉस टू पर्सन, तो ये तो शायद बात हो रही है वो जो एक हाउसिंग सोसाइटी का केस था जो कि ये अभी क्या कहते हैं सर्विस में थे जब का ये केस है। मतलब केस तो बाद में दर्ज हुआ लेकिन ये बात तब की है। और उस केस के शवाहिद जो हैं वो बड़े वाज़ेह हैं कि इनका कोई ताल्लुक था जनरल फैज़ को उन सारे मामला जो पेश है। बिल्कुल बिल्कुल, वो उस दौर में हम सुनते थे कि ये हो रहा है, लेकिन केस बाद में फाइल हुआ। अब जो एक चार्ज है ये तो वो है, हमें पता है। जो बाकी 3 चार्जेस हैं, अगेन हमें ये एग्जैक्टली नहीं पता कि ये दौरान सर्विस की बात हो रही है, ये सर्विस के बाद की बात हो रही है। लेकिन अभी जब 9 मई का फैसला आएगा तो उसमें बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। और बुनियादी बात यही है कि अब देखें 9 मई जो था ना, इसमें अब कोई शक व शुबा नहीं रह गया। मतलब जाहिर है हम कोई फ्लाई इन द रूम तो थे नहीं, हम तो कोई ट्रायल भी ना, किसी भी ट्रायल में भी हम नहीं गए, हमने नहीं देखा क्या कुछ शवाहिद पेश हुए हैं। लेकिन ट्रिगर किसने दबाया, प्लान किसने किया, कौन किसकी बातों में आया, पॉज करने का या स्टॉप का बटन किसके पास था, इनिशिएट किसने किया, ऑल दिस इज़ समथिंग दैट वी डोंट नो। लेकिन एक बात कंफर्म है और वो ये है कि 9 मई जो थी वो करंट सेटअप को ओवरथ्रो करने की एक बाकायदा कोशिश थी। जब भी बाकायदा इस तरह की कोशिश होती है थ्रू आर्म्ड रेजिस्टेंस या थ्रू मैस पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, तो फिर उसको अगर तो वो कामयाब हो जाए तो जो लोग उसमें कामयाब होते हैं वो फिर उस करंट सेटअप को नहीं छोड़ते, और अगर वो उसमें नाकाम हो जाए तो फिर जो सेटअप है वो इसमें पूरी अपनी कार्रवाई करता है। ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि यूनिक हो इस मुल्क को लेकर या इस सिचुएशन को लेकर। ये तो आप 5000 साल की तारीख़ निकाल के देख लें तो यही होता है। और वो एक बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट था। उसकी वजह ये है कि मतलब आपके पास एक चेंज का ज़ाहिर है, लोग मैं समझता हूँ कि डिसअपॉइंटेड भी हैं, लेकिन वो ये तो लेटर ऑन बात है, नहीं तो 2024 की बात है कि जी एक इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में कई लोगों के ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि शायद जो इलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा फेयर नहीं था। लेकिन जो 9 मई वाली अटैम्प्ट थी ये तो 2023 की बात है, ये तो उससे पुरानी बात है। बात ये है कि अगर आपको ये भी महसूस होना शुरू हो जाए कि आपके जो बैलेट पेपर है उसकी वक़्त वो नहीं रही जो होनी चाहिए,
तो भी आपका जो हथियार है वो बैलेट पेपर ही होना चाहिए। हाथ में डंडे, सोटे, पत्थर, बंदूक ये कभी नहीं आने चाहिए। और जब आप ख़ास तौर पे हुकूमती रियासत की बात कर रहे हो तो उसमें तो खुदा ना खास्ता अगर ये प्रेसिडेंट बन जाए कि जी रियासती चेंजेस जो हैं वो हथियार से आएंगे, तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि इधर रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये जो आम आवाम है इस मुल्क के वो ये समझते हैं कि ये तो जी रियासती एहलकार जाने हमें क्या, नहीं ऐसा नहीं होता। रियासत के पास टैंक होते हैं, रियासत के पास बम होते हैं, रियासत के पास एटम बम होते। आप ये बिल्कुल एक आम शहरी अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड के लिए ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि यहाँ पर रियासती चेंजेस जो हैं वो इस तरह से आने शुरू हो जाएं। सो हमें एक तो ये कि बहुत ज़्यादा उस दिन जिसकी भी ये अप्रोच थी कि फौरी तौर पर पहले दिन आनी हाथों से नहीं निपटा गया, पहले दिन हो लेने दिया सारा कुछ, उसके बाद कर्टेल करना शुरू किया, एक तो वो बहुत अक्लमंदी की बात थी। दूसरा हमें खुश होना चाहिए कि वो जो दिन था वो कामयाब नहीं हो सका। वो जो उनकी कोशिश थी कि इस तरह से चेंज लाने की वो कामयाब नहीं हुई, क्योंकि खुदा ना खास्ता वो कामयाब हो जाती, ये एक प्रेसिडेंट बन जाता और फिर उसके बाद हालात बेहतरी के बजाय बहुत ख़राबी की तरफ चले जाते। तीसरी और आखिरी बात ये कि ये हम अक्सर इस पर बात करते हैं कि इस मुल्क में जो भी मसाइल हैं वो एक दिन में नहीं हुए, वो 78 सालों में हुए हैं। उनको आहिस्ता आहिस्ता ठीक करने की कोशिश करें। ये जो इमरान खान साहब 2018 में पावर में आना था, जब इन्होंने 17-18 की कैंपेन थी, ये कहते थे 90 दिन में मुल्क ठीक कर दूंगा। हम तब भी इनको कहते थे कि अगर आप कर भी सकते हैं तो ना करना। अभी भी हमें कई दफ़ा ऐसे जो है ना इशारे मिलते हैं कि इस हुकूमत को लगता है कि वो फौरी तौर पर कुछ ठीक कर सकते हैं। फौरी तौर पर कुछ भी ठीक ना करें। देखिए, फौरी तौर पर जब आप चीज़ें ठीक करने की कोशिश करते हैं ना तो वो बहुत बड़ा उसका फॉल आउट होता है। तो आप जो है मतलब इनकलाब ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, ब्लड शेड किसी को नहीं पसंद। आपके हमारे बच्चे रहते हैं यहाँ पे। सो चीज़ों को जो है ना इवॉल्व होने दें, आहिस्ता आहिस्ता ठीक करें। ये एक रात में, एक दिन में डंडे, सोटे, गोलियाँ, ये इस ज़हनियत से निकलें। आखिरी बात, आपके पास काबिलियत सबसे पहले अपने अंदर लेके आए। मतलब आज अगर आप ये कहें कि जी इनकलाब आना है और आप उसको सपोर्ट करें, मुझे बताएं वो जब इनकलाब अगर कामयाब हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, आपके पास फॉरेन मिनिस्टर कौन है, आपके पास पेट्रोलियम का मिनिस्टर, एनर्जी का मिनिस्टर कौन। मतलब आपने क्या हर शोबे के माहिर लोग ढूंढ लिए हुए हैं। आपके पास हैं एक एक शोबे के चार है ही कुछ नहीं। वो ये तो चेंज ऑफ पावर है, एक बंदे से पावर लेके आप दूसरे को पकड़ा दोगे, उसमें क्या कमाल है। अपने अंदर काबिलियत पैदा करें, वो आपको इनफरादी तौर पे भी हेल्प करेगी और उसके बाद इज्तमाही तौर पर मुल्क के भी काम आएगी। सर बिल्कुल सर, एक तो देखें जो इनकलाब वाली बात है ना कि जी हम इनकलाबी हो गए और हम एक पर्टिकुलर जो विजन है उसको आगे लेके जाना और हमें लगता है वही वाला ठीक है। तो देखें ना, ये तो कभी भी नहीं हो सकता एक मुल्क ऐसा जिसके अंदर 24 करोड़ लोग रहते हों कि जी सबका विजन अलाइंड है। एक तो हमें इस हैबिट से बाहर निकलना पड़ेगा। हर शख्स जो है वो अपना एक ओपिनियन रखता है और अपनी एक लाइकेबिलिटी रखता है कि जी हमें फलानी शख्स चाहिए। बहुत सारे लोगों को जो करंट जो गवर्नमेंट है उससे खुश होंगे। मैं बड़े लोगों को मिलता हूँ जो पंजाब गवर्नमेंट से खुश हैं, जो लोग को डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचे। यही होता है ना। देखिए, जो भी शख्स आपको कहते हैं ना जी कि ओवरऑल सिचुएशन, मैं खुद मुस्तफ़ीद नहीं हुआ उससे, फ़र्ज़ करें कुछ शख्स कहता है आपको, लेकिन मुझे ओवरऑल बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसे नहीं होता। जो भी शख्स जो है ना वो कहता है यार कि ये पंजाब गवर्नमेंट बड़ा अच्छा काम कर रही है, सिंध गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, वो उनको डायरेक्ट कोई ना कोई उनसे ना फ़ायदा पहुंचा होता है। वो उनके इलाके में क्यों ना काम, कई लोग हैं जो कहते हैं कि हेल्थ में सिंध बहुत काम कर रहा है, सिंध बहुत काम कर रहे हैं। आप उस तरह से दीगर चीज़ें, बट अगेन ये आइसोलेटेड वाक़यात है ना। आप इज्तिमाई तौर पे कभी ये कह ही नहीं सकते कि यार वो ठीक है और वो गलत है। इतना ब्लैक एंड वाइट जो है वो चीज़ होती नहीं है। हाँ, ऑन द डे जब आपकी वोटिंग होती है और बैलेट कास्ट होते हैं और उसके बाद उनकी काउंटिंग होती है, उसमें जो जीत गया वो जीत गया, जो हार गया वो हार गया, और जो हारे वाले होते हैं वो फिर अपोजिशन में जाके बैठ जाते हैं अगर उनकी तादाद इतनी हो कि वो अपोजिशन बना सकते हैं। इस मुल्क में तो इफेक्टिवली इस वक्त इस किस्म की चीज़ हो गई है। मैंने आज से कुछ दिन पहले ही बोल्ड के किसी एक और शो पे बात की थी कि देखिए, एक जमहूरियत का एक निज़ाम और एक हुसन जो है वो है ये कि आपके पास एक बड़ी हेल्दी अपोजिशन हो। और देखिए, ऐसे नहीं है कि यहाँ पे पार्टीज़ हैं नहीं जिन्होंने अपोजिशन नहीं की। जब पीपल्स पार्टी का दौर था तो नून लीग ने अपोजिशन की हुई है, नून लीग का दौर तो पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन किया, अब उनका सियासी इत्तेहाद है। जब नून लीग की गवर्नमेंट 2013 की तो पीटीआई ने बड़ी तगड़ी अपोजिशन की थी। हम इस चीज़ को मानते हैं, जो बात है वो है, बट अब हम अपोजिशन लेस फिर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर क्या चल रहा है जी कि बस यार एक
सिस्टम बन जाए जिसके अंदर इनकलाब हो जाए ना, वो आ जाएंगे और वो फिर वहाँ से मिल के ना वी विल गो बैक टू हाउ थिंग्स वर। नहीं, अगर वो थिंग्स बहुत अच्छी थी ना, मतलब लोग भूल जाते हैं 18 से 22 तक का बड़ा मौजें लगी हुई थी, बड़े मज़े आ रहे थे, ऐसा नहीं था। ये लोग भूल जाते हैं, सिलेक्टिव मेमोरी। अगर आप वो सब कुछ याद करें तो उसके अंदर ही मामला खराब है। उसके अंदर बहुत चीज़ें होंगी, बहुत तनासर होंगे, मैं उसको बिल्कुल बॉयल डाउन नहीं कर रहा ओनली टू पोर गवर्नेंस, वो तो थी और बड़ी चीज़ें थी। सो आप इस तरह कर नहीं सकते कि जी बस वही वाला सिस्टम वापस आ जाए ना तो सारे मसले ठीक हो जाएंगे। वो आपकी वाली बात है और मेरे ख्याल में वही सबसे ट्रू है कि एक बेस लाइन रीच करनी है, एक बेस लाइन बनानी है जिसके अंदर आपके इकोनॉमिक फॉल्ट लाइंस जो हैं वो भी आपकी अंडर कंट्रोल है कि आप थोड़ा बहुत थ्रेशोल्ड अपना ऊपर लेके जा सकते हैं यार, कि अगर ये तेल तूल की प्राइस खत्म होगी तो हम गिर नहीं जाएंगे। वो बेस लाइन अचीव करने का मकसद मुझे लग रहा है इन सारी जो चीज़ें बात करें, वो बेस लाइन जब अचीव हो जाएगी उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है किसी किस्म का सियासी जमातों का एक इत्तेहाद हो कि यार ये बेस लाइन से नीचे नहीं जाना, उसके बाद आपस में लगे रहे, जो अपोजिशन को बन जाएगी, गवर्नमेंट बन जाएगी, ये होता रहा, हमने देखा है। तो जब तक वो मामला अचीव नहीं होता, जो भी शख्स जो है इस चीज़ को रूइन करने की कोशिश कर रहा है थ्रू इनकलाब कह लें और थ्रू वॉट एवर, थ्रू बयानबाजी, किसी इदारे के ऊपर तनकीद करने से, वो आई थिंक वो चीज़ अब नहीं चलेगी, ये बड़ा क्लियर हो गया। जी बिल्कुल। इसमें आखिरी बात वो भी डाल लें कि अभी कई लोग जो हैं जो इंग्लैंड बैठ के बगैर सबूत के बड़े बड़े वीलॉग कर रहे थे, उनको अब वहाँ पे अदालतों में बड़े हैवी जुर्माने होने शुरू हो गए हैं। वो अब यहाँ पे ट्वीट्स पर माफ़ी मांग रहे हैं और उनकी अदालत का ये भी फैसला है कि माफ़ी वाली ट्वीट उन्होंने कम से कम 28 दिन तक पिन करके रखी। तो बस सर थिंग्स आर, वो जिस तरह से भी चेंज हो रही हैं अब फॉर द बेटर है या नहीं है ये वक्त बताएगा, लेकिन वो वक्त देना पड़ेगा। यहाँ पे जाएंगे ब्रेक के ऊपर, सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर तब्दीली मैंने देखी सर, महसूस की है सर। ट्रैफिक निज़ाम सर आज जो हमारे रूट्स कुछ होते हैं ना, हर शख्स के पेट रूट्स होते हैं जिससे उन्होंने गुजरना है, और आप ना सबकॉन्शियसली आप ना जानते हुए भी आपको पता होता है यार कि यहाँ ऐसा माहौल चलता है। वो माहौलियात में सर को तब्दीली आई है। लोग इशारों पे खड़े हैं, लोग सिग्नल दे के टर्न कर रहे हैं, लोग रुक के रास्ते दे रहे हैं। मुझे तो सर एक वाज़े तब्दीली जो है अपने रूट्स पे नज़र आ रही है। उसकी वजह क्या हो सकती है सर? एक तो उसकी वजह यही हो सकती है कि जो चलान का सिस्टम रिवाइज़ किया गया है, चलान बड़े हैवी हो गए हैं और ट्रैफिक पुलिस जो है वो बाकायदा हरकत में आई हुई है। बहुत सारे लोगों ने अब अपनी ऑनलाइन जाके चेक करना शुरू कर दिए कि जी हमारी गाड़ी पे कितने कुछ चलान है, क्योंकि जब आपको रोक लिया जाएगा तो उसके बाद आपने मौके पे पे करके जाना है। अब उस मौके पे कौन शख्स होता है जो पे करता है उसी वक्त? सब अपनी भागदौड़ में लगे होते हैं। तो इस सारे को अवॉइड करने के लिए लोग जो है शायद थोड़ा बेहतर हो रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन सर उसके फिगर्स ये आ गए हमारे पास। तो सर पंजाब में सर 2 हफ्तों में 28,000 मुकदमा दर्ज हुई हैं, 1,57,000 गाड़ियाँ जो है बंद हुई हैं सर। उसके अलावा सर 1 अरब 35 करोड़ रुपए के जुर्माने हो चुके हैं और सिर्फ लाहौर में सर 7 लाख से ज़्यादा चलान हुए हैं। 50,000 तक जुर्माने भी किए, 50,000 तक का भी जुर्माना हुआ, 50,000 रुपये का सर एक जुर्माना सोचे। तो सर ये टोटल 24 शहरों में सेफ सिटी कैमरे जो हैं उनके रोज़ाना 34,000 चलान होने लगे हैं सर, और इससे सारे मामला जो हैं वो आपको बेहतरी की तरफ आने में नजर आएंगे। अब आया ये एक इफ़ेक्टिव तरीका है रोड ट्रैफिक को ठीक करने के लिए, या एक ये वन ऑफ दोज थिंग्स हैं कि जी अब अभी तक चलान हो रहे हैं, सरकारी गाड़ियों के चलान हो रहे हैं, बड़े बड़े अफसरान के चलान हो रहे हैं, बड़े बड़े सेठ लोगों के चलान हो रहे हैं, क्या ये चलता रहेगा? अगर तो चलता रहेगा तो शायद चीज़ें असल में वाकई में कुछ बेहतरी की तरफ चली जाएँ ट्रैफिक की हद तक। अलबत्ता सर हमने माजी में भी देखा है कि जब इस किस्म की बड़ी ही प्रोएक्टिव और बड़ी ही आउट ऑफ द बॉक्स किस्म की चीज़ें इस शहर में या किसी भी पाकिस्तान के शहर में होना शुरू हो जाएं, तो वो एक ऐसा चलान होता है किसी ऐसे शख्स का जो कि फिर ना फ़ोन घुमाना शुरू कर देते हैं कि जी इतनी सख्ती आपने कर दी, मतलब हमारे ऊपर ही सख्ती कर दी आपने, और फिर वो जो आवाज़ें हैं वो गूंजना शुरू हो जाती हैं हाई क्वार्टर्स के अंदर। फिर वो कहते हैं यार अब ऐसा करें, अब थोड़ी सी नरमी कर लें। तो क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। हमारे शो पे CTO लॉ अथर वही साहब आए हुए थे और उन्होंने भी हमें बड़ा बाकायदा बताया, और वो बड़ी सख्त उनकी थी टोन के, जी मैं तो देखें ऐसी की तैसी कर दूंगा यहाँ पे, और वो नज़र आ रहे हैं जो वो कर रहे हैं। ये लाहौर में तो सिर्फ लाहौर की हद तक बात कर रहा हूँ, और पंजाब भर में ये मामला जो है चल रहे। तो आया इट्स जस्ट अ फेज़ या अब ये न्यू नॉर्मल है? सर वट एवर द केस, मेरे जो इसमें प्ली है ना वो ये है कि आप जो है ना हर केस को अपने मेरिट पे जज करना चाहिए।
आपको ये जो है ना कि अब से बस सख्ती ही होगी या अब से बस नरमी ही होगी, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है। देखें, एक बच्चा, अंडर एज बच्चा जो कि गाड़ी चला रहा है अपने मज़े के लिए, उसको कोई ज़रूरत नहीं है गाड़ी चलाने की, वो मज़े के लिए चला रहा है और रैश ड्राइविंग कर रहा है, या एक जो है वो ड्रंक आदमी को रैश ड्राइविंग कर रहा है, तो आप उसको रियासत उससे आईनी हाथों से निपटे। लेकिन एक बच्चा अगर 16 साल का बाइक पे एकेडमी जा रहा है तो उससे आहनी हाथों से नहीं निपटा जा सकता। अब ये बल्कि आपकी भी एक पिछले शो में रिक्वेस्ट थी कि जी ऐसे केसेस में आप फिर ऐसा करें कि ड्राइविंग एज, लाइसेंस की एज ही कम कर दें, क्योंकि पाकिस्तान में देखें ना मसला क्या है, वो माँ बाप ये कह रही हैं कि जी 16 साल के जो हमारे बच्चे हैं ना, वो स्कूल भी जाते हैं बाइक पे और वो एकेडमी भी जाते हैं बाइक पे। अगर हम उनसे बाइक ले लें तो आप बताएं कि चलें स्कूल तो हम लगवा देंगे वैन। अब वैन एक तो ये कि बहुत महंगी पड़ती है, दूसरा ये कि जो एकेडमी है उसके लिए तो कोई वैन नहीं है, तीसरी चीज़ ये कि वो माँ बाप कहते हैं कि हम क्या खुद उनको छोड़ने जाएं, लेने जाएं, तो हम काम किस वक्त करें। बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात ये है कि आपने इस मुल्क में तमाम रूट्स पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं दी हुई। सो अब या तो आप सबसे पहले वो दें, वरना फिर बच्चे तो चलाएंगे, उसका क्या हाल है। अगेन, एक बच्चा रेसे लगा रहा है V8 पे, दैट्स अनदर केस। एक अपने एकेडमी जा रहा है, दैट्स अनदर केस। इसी तरह वो जो कहते हैं कि जी हमने जो है जो चिंगची है उसको नहीं चलने देना, उसको अभी हमने 6 सड़कों पे बैन किया है, आहिस्ता आहिस्ता हम उसको फेज आउट करते चले जाएंगे। बात ये है कि वो बिल्कुल ठीक है, ख़तरा है, सेफ्टी का बड़ा कंसर्न है, फैमिली एक उस पर फौत हो गई, लेकिन क्या लोग कोई और ख़तरनाक चीज़ नहीं ढूंढ लेंगे सफ़र करने के लिए अगर उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी? लोगों ने तो सफ़र करना है ना, फैमिलीज़ ने एक जगह से दूसरी जगह तो जाना है। मुझे आप एक और बात बताएं, ये जो पंजाब हुकूमत का अपना इदारा है LWMC, उनको पंजाब हुकूमत ने क्या चीज़ दी हुई है? चिंगचियाँ ही दी हुई है ना। तो अगर अवाम यूज़ कर रहे हैं तो फिर वही बात, आप उनको दे दे अच्छी ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सेफ ट्रांसपोर्ट, वो नहीं सफ़र करेंगे उसके ऊपर। सो हुकूमत जो है ना, बिल्कुल अगर वो फेज़ आउट एक चीज़ को करना चाह रही है तो वो फेज़ इन जो दूसरी उनकी अपनी जिम्मेदारी है उसको भी करें। सो केस टू केस वेरी करना चाहिए। ये जो है ना ब्लैंकेट किस्म की चीज़ कि अब सख्ती या अब नरमी, ये कोई इस मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ नहीं है। ये पॉलिसी जो है इसके अंदर ज़ाहिर है कोई शख्स बेकसूर हो वो भी रगड़ा जाएगा, कोई शख्स जिसकी वायलेशन की नौयत उतनी ज़्यादा नहीं है वो भी रगड़ा जाएगा इसके अंदर। कुछ इस किस्म की चीज़ें देखिए, जैसे उस दिन जब CTO साहब आए हुए थे, मैंने उनसे पूछा था कि इसका अपील्स प्रोसीजर क्या है, तो अपील प्रोसीजर की तो उन्होंने 2 बातें बताई थी। एक तो आप ईमेल कर सकते हैं, पता नहीं कितने फैड से, आप पता नहीं कितने लाखों चलान हो रहे हैं, हज़ारों चलान हो रहे हैं, उनमें कितने कितने लोग अपील्स, कितना अमला आपके पास है जो उनको बैठ के वेट करेगा और आप उनसे वापस ले लेगा अपनी जो चलान है। दूसरा उन्होंने कहा जी कोई किसी किस्म का इदारा है जहाँ पे आप जाके अपील कर सकते, इतना टाइम तो किसी के पास नहीं कि ट्रैफिक वायलेशन जो है उसको चले, या तो यहाँ हो ना ट्रैफिक कोर्ट नुमा चीज़ जैसे बाकी दुनिया में हमने देखी जी, आपकी ट्रैफिक वायलेशन जाके लोग वहाँ पे बाकायदा अपना केस लड़ते हैं वहाँ जाके कि जी हमारा ट्रैफिक हमारे साथ ज्यादती हुई है, और कुछ वो जीत जाते हैं, कुछ वो हार जाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। दूसरा सबसे अहम बात है इसके अंदर, देखें ज़्यादा गाड़ियाँ होगी ना, ज़्यादा गाड़ियाँ उन तमाम मोटरिस्ट जो हैं इस शहर के अंदर, उसके अंदर 70% जो है वो 2 व्हीलर्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं। अब आपने एक ही तीर से आप 2 शिकार कर सकते हैं, आप मसला हल कर सकते हैं, और वो है ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से क्या होगा, लोग अपनी व्हीकल्स जो हैं उनको नहीं चलाएंगे। जब उनके पास अच्छे रूट्स होंगे, जब उनके पास क्लीन बसेस होंगी जो टाइम पे चलती हैं, टाइम पे पहुंचती हैं और सेफ़ भी हैं, तो फिर तो एक मसला आपका हल हो जाएगा। लोग इतना चलाने की करेंगे नहीं। सर मुझे बताएं, आपको और मुझे कोई इस चीज़ से किसी किस्म का मसला है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें? बिल्कुल भी नहीं। जब हम इस मुल्क से किसी और मुल्क में जाते हैं, हम कोई वहाँ पे अपनी गाड़ियाँ थोड़ी लेके जाते हैं। उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसका अच्छा होता है आप उनको यूज़ करते हैं, आधा आप टैक्सी इस्तेमाल कर लेते हैं, बट जिस जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम गुड हो, यू प्रेफर टू यूज़ दैट ऑलवेज। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कभी इसके ऊपर किसी हुकूमत ने, किसी सियासी जमात ने इसको अपने ना मंशूर का हिस्सा बनाया ही नहीं कि ये भी एक चीज़ है जो करनी है आपने। एंड वाई नॉट, आई थिंक ये सबसे ज़्यादा लो हैंगिंग फ्रूट है अगर आपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी है। और ख़ास तौर पे सब आजकल है ना, हर पॉलिटिकल पार्टी, वो PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, वो PMLN हो और दीगर जो जमातें, उनको यूथ का वोट बैंक चाहिए। क्यों चाहिए? सिंपल मैथ्स है। अगर आपकी 70, 75, 80% से ज़्यादा आवाम जो है ही यूथ,
तो जाहिर है आपको उनको उनकी तरह उनके लेवल पे आके खेलना पड़ेगा। अब यूथ जैसे आप कह रहे हैं 16 साल के लोगों का अगर चलाना ना शुरू हो गया, वैसे मैंने सुना है कि उसके ऊपर किसी किस्म की बातचीत अभी चल रही है कि आप कोई ड्राइविंग परमिट दे दे 16 साल के बच्चे को, इफ़ दे हैव टू, बट देन दे हैव टू प्रूव कि जी हमने जो है एजुकेशनल पर्पसेस के लिए जाना है। अब ये भी मसला है ना, गुंजाइश निकाली जा रही है। लास्टली सर, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनको ये चीज़ जो है वो समझ नहीं आएगी कि जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द कंट्री या एक शहर के लिए, आपका अपना पॉलिटिकल क्रेडिट जो है वो की वजह से डेफिनेटली जाएगा। जो मुतलका जो मौजूदा रूट्स हैं उनकी बसें बेहतर करने से वो ज़रूर करें, ये मामलात नहीं होगा। आपको ये बिल्कुल स्क्रैच करके अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ज़ीरो से ग्राउंड अप करना पड़ेगा, और ज़ाहिर है किसी एक गवर्नमेंट में तो होगा नहीं, ये मिलजुल के करेंगे। सर ब्रेक लेके सर बाद में आपका पॉइंट सर ब्रेक के बाद ले लें, यहाँ पे हम जाएंगे ब्रेक के ऊपर। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक फॉर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले यही बात हो रही थी कि ट्रैफिक के मामला चलें एक बेहतरी की तरफ अगर जा रहे हैं, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, एट व्हाट मतलब जो सख्ती है वो कब तक कर रखेंगे। और उसके अलावा हम यही बात कर रहे थे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो कितनी ज़रूरत है सबको उसकी, और पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज़ को क्यों नहीं रियलाइज़ करते कि उनका अपना जो मामलात हैं और अपना वोट बैंक इससे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, एक तो दो शिकार जो आपने किए ना एक तीर से, वो उसमें आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब ज़्यादा हो जाएगी और आपके सिंगल मोटरिस्ट कम हो जाएंगे तो आपका स्मॉग वाला इशू भी कटे हो जाएगा। दूसरी सबसे अहम बात ये कि इसमें आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो कर दिया कि जी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को समझने की ज़रूरत है कि एक के दौरान हुकूमत अगर एक प्रोजेक्ट शुरू होगा तो वो ख़त्म शायद दूसरे में होगा, तो क्रेडिट आपस में किस तरह उन्होंने बांटना है इसको देख लें, बाद में कोई मसला ना हो। लेकिन इसमें ना मीडिया को समझाना भी बहुत ज़रूरी है। देखें, एक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जब प्रोजेक्ट शुरू होता है ना, तो उसके अंदर अगर कोई करप्शन वगैरह हो रही है तो चलें वो तो आप वो पॉइंट आउट कर दें, आपका काम है। लेकिन ये जो उसके बाद एक शोर मचता है ना कि जी इस वक्त जो फलाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट है वो अपने पैसे पूरे नहीं कर रहा। देखें, पूरी दुनिया में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सब्सिडाइज्ड बाय गवर्नमेंट होती है, उसमें गवर्नमेंट को नुकसान ही हो रहा होता है। बहुत शाज़ो नादिर कोई ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे आप ये कहेंगे कि फ़लाने मुल्क का फ़लाना सिस्टम प्रॉफिटेबल है, वरना वो नुकसान में ही होता है, लेकिन उससे ना मुल्क को फ़ायदा होता है। कैसे? वो ऐसे होता है कि जब आमदो रफ्त लोगों की ज़िंदगी का मसला नहीं रहती, मतलब ननकाने साहब वाला एक शख्स वहाँ पर रहता, अगर लाहौर में जॉब कर सकता है और रिहाइश अपनी ननकाना साहब ही रख सकता है, उसके लिए इतना आसान है यहाँ पे आना और यहाँ से जाना। इस मोबिलिटी की वजह से जितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उस प्रोडक्टिविटी की बुनियाद पे इकॉनमी का जो पहिया चलता है उससे इवेंचुअली टैक्सेस कलेक्ट होते हैं, वो सारा कुछ सरकार के पास ही जाता है। सो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सब्सिडी देते हैं, ये कोई पाकिस्तान अकेला मुल्क नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। और उसके जो सम्राट हैं वो आपको इकोनॉमी की सूरत में मिलते हैं। सो ये पूरी दुनिया कर रही है, हमें भी वही करना चाहिए, हमें कोई व्हील री इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सर बिल्कुल ज़रूरत नहीं है सर। और देखें, यहाँ हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि जो कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं ना वो डेफिनेटली आपको देनी पड़ती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक इस किस्म की बेसिक नेसेसिटी है। अगर आपके देखें ना शहर का फैलाव देखें, आप लाहौर की सिर्फ बात कर लें, आपको एक कोने से दूसरे कोने पे अब जाना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है कोई चीज़ों के लिए, कोई मीटिंग यहाँ पे, कोई बंदा यहाँ पे, कोई रिश्तेदार इधर है, कोई रिश्तेदार उधर है, तो उसके ऊपर आप हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा देर के लिए सिर्फ मोटरिस्ट पे तो रिलाई नहीं कर सकते ना। वो राइड हेलिंग कैब्स ने आके कुछ मसला बेहतर कर दिया लोगों के लिए, बट स्टिल वो एक एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है। आप देख लें, जो हमारी लाहौर की हद तक सिर्फ अगर बात की जाए तो जो जंगला बस है उसको मैं एक अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं कहता। बड़े लोग जो है उसकी वजह से पॉइंट ए टू पॉइंट बी पहुंच रही हैं। वो बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट का मसला मैं आपको बता देता हूँ। उस प्रोजेक्ट का सिर्फ मसला ये है कि जितनी बसेस उसमें ऐड होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। मतलब आप अभी भी देखें तो आप अगर सेकंड स्टॉप पे भी जाकर बैठने की कोशिश करें तो आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। यानी कि वो इतना कामयाब है, उसको लोग इतना यूज़ कर रहे हैं, जो उसमें ज़रूरत है वो मजीद बसेस ऐड करने की। और ये देखिए, ये एक रूट है सिर्फ, ये सिर्फ एक, आप समझे एक, हालांकि है तो मेन आर्टरी लाहौर की, बट ये एक है। आप और जगह भी कर सकते हैं इससे बेहतर तरीके। अगेन सर, हल जो है दैट इज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर जाना चाहती है, नहीं जाना चाहती,
ये अगेन वक्त बताएगा। इसी से लिंक्ड सर एक और ख़बर हम जाते जाते कर लेते हैं, वो ये कि सर आपको पता ही होगा नीला गुंबद जो मार्केट है वहाँ पे उन्होंने तमाम जो उनकी साइकिल्स की दुकानें हैं और टायर्स की दुकानें हैं उनको उन्होंने वहाँ से हटा दी है। और ये खबर तो हमने कर ली थी कि जो वहाँ से हटा दी गई और वहाँ से भी किसी किस्म का वो एक अंडरग्राउंड किस्म की पार्किंग का एक सिस्टम बनाने लगे हैं और थोड़ी उस जगह को क्लियर अप करने लगे, सफाई करने लगे हैं। नीला गुंबद जो है वो मशहूर है इन दो ही चीज़ों की वजह से। आपने अगर गाड़ी के टायर लेने हैं और ज़्यादा कि आपने साइकिल्स देनी है तो नीला गुंबद मार्केट होती थी। तो सर हैप्पी टू रिपोर्ट कि इन्होंने उसमें से जो आई थिंक 62 ऐसी दुकानें हैं जिनको उन्होंने कहा है कि आपको ज़ेर ज़मीन हम जो है ना रिलोकेट कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब ज़ाहिर है पार्किंग वो प्लाजा नीचे बहुत बड़ा सा बन रहा है और उसी के अंदर अगर आप मार्केट एक ये छोटी सी बना देंगे तो जिन लोगों को पता है कि यार वो मार्केट यहीं है, सिर्फ एक लेवल नीचे चलेगी है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। दूसरा आप ये देखें कि जिधर आप इस किस्म के हब्स बनाएंगे, देखिए बस ने एक जगह चलना है या ट्रेन ने एक जगह से चलना है, उसने कहीं ना कहीं रुकना है। उस जहाँ वो रुकेगी ना उस स्टेशन के इर्द गिर्द ना थोड़ा बहुत कॉमर्स सा होएगा, क्योंकि ये मैसेज। और बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड देख लें, कोई भी देख लें आप, एक हद तक हमसाया मुल्क भी हमारा देख लें कि फिर वो किराना स्टोर जो है, फिर आपकी जो छोटी मोटी दुकानें और चीज़ों की हैं वो ऑटोमेटिकली पॉपअप कर देंगी, चाय कॉफ़ी। क्योंकि जो शख्स ने वहाँ से वॉक करके फ़र्ज़ करे अपने घर जाने हैं, वहाँ उसने अपनी सिर्फ जो वो स्टेशन तक जाते हैं जो ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, वो कहेगा मैं रास्ते में ग्रोसरीज भी कर लेता हूँ, मैं रास्ते में चने चाय की प्याली भी पी लेता हूँ, दोस्त यार भी बैठ जाए। सो कॉमर्स विल टेक प्लेस इन सच एरियाज। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऐसे आप सोचिए ना कि जी ये एक बोझ है गवर्नमेंट के ऊपर, वो तो आपने बता दिया क्या होता है, लेकिन ऑल्दो आप उसके इर्द गिर्द छोटी पॉकेट्स बना सकते हैं ऑफ थिंग्स टू डू, और उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो शायद बहुत मशहूर हो जाएं, कुछ चीज़ें जो हैं वो ना चलें, अच्छी बात है, नहीं चलेंगी, किसी और को मौका मिल जाएगा, वो बेहतर चला लेगा। इसी तरह मामला चलते हैं। बिल्कुल, मतलब वहाँ पे अगर कॉमर्स होगी, वहाँ पे अगर दुकान आएगी, कोई कॉफ़ी शॉप आएगी, तो उसका ठेका सरकार को ही जाएगा ना। हाँ। तो सरकार एक्चुअली उसमें से पैसे मुफ्त थोड़ी ना दे रही है इनको दुकानें। एग्जैक्टली। आखिरी चीज़ ये कि जिस तरह से ये अंडरग्राउंड पार्किंग बन रही है अनारकली वाली, इसी एक तो ये कि आपको इतनी ज़्यादा अंडरग्राउंड पार्किंग्स भी नहीं बनानी पड़ेंगी जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे देंगे, जब आप लोगों को अपनी गाड़ियाँ यूज़ नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसी के जो साथ बन रही है गवर्नमेंट कॉलेज के सामने जो ग्राउंड है उसके उधर भी एक अंडरग्राउंड पार्किंग बन रही है, और वहाँ पे बड़े कदीम पुराने दरख्त हैं जो कि इन्होंने कहा था कि नहीं गिराए जाएंगे, लेकिन अब वहाँ पे वो हमने सुना है, काफ़ी मोतबर ज़रायों से सुना है कि जी वो गिरा रहे हैं। हालांकि वो मशीनरी भी जो है एक्सकवेट करने की वो मूव करने वाली दरख्तों को, उसका भी किसी से बात हुई थी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोगों ने रिपोर्ट किया कि दरख्त गिराए जा रहे हैं। अब ये बड़ा मसला है, डेवलपमेंट के नाम पर आप अगर दरख्त गिराएंगे, दूसरी तरफ आपका AQI है जो कि PM 2.5 जितना रिकमेंडेड है उससे 16 टाइम्स ज़्यादा है। इसके नतीजे में जो पल्मोनरी डिजीज़ेज़ होंगी, जो लोग सरकारी अस्पताल आके जमा होंगे और अपना इलाज करवाएंगे हुकूमत की 100 रुपये की पर्ची के ऊपर, वो पैसे कहाँ से जाएंगे? सरकार ही देगी ना। तो अभी ना करें। तो डेवलपमेंट के नाम पर दरख्त काटना जो है ना, ये प्रैक्टिस, डेवलपमेंट के नाम पर दरियाओं के मुंह मोड़ देना, डेवलपमेंट के नाम पर डैम बना देना, ये वो सारी प्रैक्टिसेस हैं जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने 30 साल पहले छोड़ दी थी। तो अगर उनको 30 साल पहले आज से समझ आ गई थी कि ये काम ठीक नहीं है, तो आपको क्यों नहीं समझ आ रही? बिल्कुल सर, अगेन ये आई थिंक ये जैसे आपने बताया कि 2 अंडरग्राउंड प्लाजे, तो सर ये नया फैब ना बन जाए कि जी अब अंडरग्राउंड हम लेके जा रहे हैं तमाम पार्किंग को। तो इससे तो बेहतर है कि अगर अंडरग्राउंड जाने का फैसला ही हो ही गया है तो अंडरग्राउंड ट्रेन चला दे कोई डिफरेंट स्टॉप्स की। सर वो आपने पहले ही बता दिया ना, वो एक दौरे हुकूमत का काम नहीं है। मतलब अगर आप किसी हुकूमत को ये इंश्योर कर देना कि अगली 3 टर्म्स तुम्हारी हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ वो कल खुदवाई शुरू कर देगा। लेकिन वो ये उसका मसला ये है कि काम मैं शुरू कराऊंगा और विक्ट्री लैब कोई और लेगा। करवा देते सर किसी को। हाँ जी सर, वो सबको कहा जाता है कि 1 पेज सिंगल पेज का मतलब है 3 टर्म्स, लेकिन वो 3-3.5 साल बाद ही पता लगता है कि पेज फट गया। नहीं सर, कोशिश करते हैं सर। मैं तो सर आपको पता है मैं कंसिस्टेंसी के साथ हूँ। अब उसके ऊपर सर हमें चलता फिरता एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिल जाए तो मैं तो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ हूँ। बहरहाल सर आज के लिए वक्त खत्म हो जाता है, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।